नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने सीआरपीसी के चैप्टर 12 को स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में सेक्शन 154 को बैरक से समझा था और मैंने आपसे कहा था कि सेक्शन 154 के जो अदर एस्पेक्ट्स हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उन्हीं एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना कोई रफ नोट लेके जरूर बैठिए। उसमें जो जजमेंट्स आज रेफर होंगे उनको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि आज का जो ये लेक्चर है ये आपके इंटरव्यू के लिए और खासतौर से मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एफआईआर को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए, एक सिंपल लैंग्वेज में एन एफआईआर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। इट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विच इज गिवन बाय द इंफॉर्मेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन कॉग्निजेबल ऑफेंस टू द पुलिस ऑफिसर। अगर आपसे पूछा जाए तो सिर्फ इन दो लाइनों में आप इतना एक्सप्लेन करके छोड़ दीजिए। ज्यादा डिटेल में जाएंगे, ज्यादा आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। अगर मान लीजिए इंटरव्यू पूछता है और इतना अगर आप बताते हैं और इंटरव्यू अगर सेटिस्फाई होता है तो आगे आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर। या आपके मेंस में कई बार पूछा गया है और इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मैं आपको एक पेपर रिफर करना चाहता हूं, जितेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा या 2012 सुप्रीम कोर्ट। देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। मैं जो बता रहा हूं इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन एंड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू गिव एवरी माइन्यूट डिटेल with unmistakable precision in the FIR. FIR itself is not the proof of a case, but it is a piece of evidence which is used for corroboration of the prosecution. Corroboration of case of the prosecution. FIR need not be an encyclopedia of all facts and circumstances on which the prosecution relies. तो इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट पूछे तो आप इन 3 से 4 लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम चलते हैं एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। ये क्वेश्चन भी आपके मेंस में कई बार पूछा गया है और खास तौर से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एफआईआर का एविडेंटरी वैल्यू क्या है। सेक्शन 154 में एक व्यक्ति ने एफआईआर करा दिया है, अब उसको एविडेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एन एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। उसको एज अ एविडेंस कंसिडर नहीं किया जाता। तो अब एफआईआर का काम क्या है, एफआईआर कहां पे यूज होता है। तो 4 से 5 पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन करिए। सबसे पहला तो ये एन एफआईआर कैन बी यूज्ड अंडर सेक्शन 157 अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज कोरोबोरेशन। यानी कि जो जिसने एफआईआर लिखवाया, जो इन्फॉर्मेंट है, 157 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर एज अ कोरोबरेटिंग एविडेंस उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उसका जो स्टेटमेंट है एफआईआर में, जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया प्लस उसने जो कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया, हम उसको कोरोबरेट करके एज अ कोरोबरेटिंग एविडेंस हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, कुछ ये जो सेक्शंस यहाँ पे आ जा रहे हैं, ये जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में जब हम लोग जाएंगे तो मैं फिर से उन सेक्शंस में इस एफआईआर को हम लोग इंटरलिंक करके पढ़ेंगे। इसलिए अभी मैं इन सेक्शंस के डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता दे रहा हूं। और अगर मेंस में भी आता है तो आप लोग ऐसे ही सेक्शन लिख करके और ब्रैकेट में एक बुलेटिन में आप इतना लिख सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसको उसके दिमाग में ये आ जाए कि हाँ, इसके पास नॉलेज है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सेक्शन अंडर सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज कॉन्ट्राडिक्टिंग। यानी कि एफआईआर का इस्तेमाल इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर सेक्शन 145 में किया जा सकता है कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए कि देखिए, इन्फॉर्मेंट ने एफआईआर में कुछ और बोला था, आज कोर्ट के सामने कुछ और बोल रहा है।
और एफआईआर का इस्तेमाल कहां पे हो सकता है? ये इस्तेमाल हो सकता है अंडर सेक्शन 155 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कि जो इंफॉर्मेंट है उसके क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए कि साहब देखिए इंफॉर्मेंट जो है उसने झूठ बोला था जब वो एफआईआर जब वो नोट डाउन करवा रहा था। आज कोर्ट के सामने कुछ और बोल रहा है और एफआईआर उसने कुछ और नोट डाउन कराया था, इसने झूठ बोला था इंफॉर्मेंट ने। तो उसको इम्पीच करने के लिए ये डिफेंस, ये ज्यादातर डिफेंस इस्तेमाल करता है। अगर वो एफआईआर, अगर एक एक्यूज पर्सन ने एफआईआर नोट डाउन कराया एज अ नॉन कन्फेशनल, यानी कि वो कन्फेशनल एफआईआर नहीं है, तो उस केस में जो है अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो एक आखिरी पॉइंट है वो ये कि अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज ए डाइंग डिक्लेरेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई किसी ने इंफॉर्मेशन नोट डाउन कराया और उसके 2 दिन बाद वो मान लीजिए उसकी डेथ हो गई, सो वो जो एफआईआर है वो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो हम लोगों ने एविडेंटिटी वैल्यू को देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्रिप्टिक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन जो बाय वे ऑफ टेलीफोन पुलिस को दिया गया है, तो उस केस में क्या होता है। तो इसके पास भी हमारे पास एक जजमेंट है, आइए उस जजमेंट को देखते हैं। रविश्वर मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट। A mere information received on phone by a police officer without any detail as regards the identity of the accused or the nature of injuries caused by the victim as well as the name of the culprits may not be treated as FIR। यानी कि आपने टेलीफोन से आपने एक इंफॉर्मेशन दिया जहां पे ना कोई एक्यूज्ड का नाम है, उसने क्या ऑफेंस कमिट किया वो आप मेंशन नहीं कर पा रहे, क्या इंजरी कॉज की वो आप मेंशन नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके के टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन को, क्रिप्टिक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन को हम FIR कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें आप चाहें तो एक जजमेंट और नोट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज बोली गई थी जो इस जजमेंट में बोली गई है। वो जजमेंट है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस VV पांडुरंगा राव 2009 सुप्रीम कोर्ट। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देखा, डेफिनेशन देखा, एविडेंटिटी वैल्यू देखा, क्रिप्टिक टेलीफोनिक मैसेज को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज को डील करना चाह रहे हैं, वो ये कि क्या एक पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो मना कर सकता है कि नहीं मैं FIR दर्ज नहीं करूंगा। तो देखिए एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे पास है, वो लैंडमार्क जजमेंट मैं रिफर करना चाहता हूँ, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये बोला गया था द वर्ड शैल used in section 154 leaves no discretion in police officer to hold preliminary inquiry before recording FIR. Use of expression information without any qualification also denotes that police has to record information despite it being unsatisfied by its reasonableness or credibility। यानी कि ये कि पुलिस जो सेक्शन 154 में जो शैल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पुलिस के पास कहीं पर भी ये पावर नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन यानी FIR नोट डाउन करने से पहले किसी भी तरीके का प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है। अगर उस पुलिस को ये भी लगता है, यानी कि पुलिस अगर सेटिस्फाइड नहीं भी है, तो भी पुलिस को जो है वो FIR नोट डाउन जरूर करना है। हालांकि इसी जजमेंट में एक चीज और बोली गई थी कि कुछ ऐसे मैटर हैं जिनको एक्सेप्शन में रखा गया था कि जिनको पुलिस एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। वो कौन से मैटर थे? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, मेडिकल केसेस, करप्शन केसेस एंड कमर्शियल केसेस। ये 3-4 केसेस ऐसे थे कि जहां पे एक पुलिस वाले के पास ये पावर था कि वो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो कर सकता था कि भाई वो चीज सही है या सही नहीं है, बस। अब हम लोग हम अपने नेक्स्ट चीज को हम लोग जिसको डील करने जा रहे हैं, वो डील करने जा रहे हैं डिले ऑफ FIR। कि अगर FIR को लॉन्च करने में अगर डिले हो गई तो वो डिले कहां तक एक्सेप्टेबल है, वो मतलब उस डिले को हम कहां तक कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिले इन FIR इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स। हर एक केस
को देखने के बाद उसमें अगर कोई डिले हुआ है तो उस केस से जो फैक्ट्स हैं उनको देखने और समझने के बाद ही हम इस बात को कंसिडर कर सकते हैं कि जो डिले हुआ है एफआईआर लॉन्च करने के लिए वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोली 1997 बॉम्बे हाई कोर्ट। इसमें और भी बहुत से जजमेंट्स हैं, लेकिन जो मेन जजमेंट्स जो ज्यादातर मेंशन किए जाते हैं मैं वही आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोली 1997 बॉम्बे हाई कोर्ट। The answer to the question whether the FIR in a given case has been lodged belatedly or not is always a question of fact and has to be answered bearing in mind the facts of the case in question and also the explanation furnished by the prosecution in case. There is some delay in its being lodged. There can be no mathematical computation of the time taken in the lodging of the FIR. What the court has to examine, अब देखिए ये important, what the court has to examine is whether the delay is inordinate and whether any cogent explanation is forthcoming in case. अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ इस चीज को। जैसे आपसे मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। बीइंग एन एडवोकेट हम लोग पास जो एफआईआर आती हैं मैं खुद उनमें देखता हूँ कि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में बहुत से कोई इंटीरियर जगह पर बहुत से ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां से जो इंसिडेंट और जो पुलिस बीट यानी जो पुलिस स्टेशन की जो दूरी है वो कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर की होती है। बहुत ही रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो आप 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पाएंगे। अब ऐसे में मान लीजिए सपोज करिए वहां पे रात के 12 बजे कोई मर्डर होता है। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो सुबह के 8 या 9 बजे दी गई है। अभी डिले तो है, लेकिन अब एक उस डिले को हम इससे देखेंगे, उस फैक्ट से देखेंगे कि क्या रात के 12 बजे जब वो घटना हुई, जब वो इंसिडेंट हुई, तो क्या वो आने की हालत में था कि वो 1-2 घंटे में आकर के बता सकता था? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या थी। तो ऐसे केसेस में अब ये जो डिले है, ये इस डिले को एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस डिले को कंडोन किया जा सकता है, क्योंकि इतना डिले लगना एक रूरल एरिया में एक संभावित सी बात है। लेकिन सपोज करिए मैं लखनऊ में रहता हूँ, आशियाना में मेरा घर है और आशियाना थाना मेरे घर से सिर्फ आधे किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे कोई इंसिडेंट कॉज होता है और मैं अब 12 से 15 घंटे का डिले करता हूँ, जबकि सिर्फ आधा किलोमीटर है और ट्रांसपोर्टेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डिले है 12 से 15 घंटे का, वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तब तो ठीक है, वरना इस डिले को कंसिडर जरूर किया जाएगा। और सबसे बेसिक हम लोग एग्जांपल लेते हैं रेप के विक्टिम्स में। अब तो ये बहुत ही सेटल्ड हो चुका है कि रेप के केसेस में किसी भी डिले को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को जानते हैं। रेप के जो केसेस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं अगेंस्ट एनी गर्ल, अगेंस्ट एनी वुमेन, तो हम देखते हैं कि भाई वो रिस्पेक्ट की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो आ करके उन्हें नहीं बता पाती। तो ऐसे केसेस में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का भी डिले होता है तो भी वो डिले कंसिडर किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप एफआईआर का लगभग हम लोगों ने सभी एस्पेक्ट को डील कर लिया है। कुछ 2-4 चीजें और हैं जिनको हम लेटर के वीडियोस में कवर करेंगे। आई होप आज का आप लोगों को लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। एंड मैंने एफआईआर के टॉपिक को डेप्थ में जाकर के कवर करने की पूरी कोशिश की। हम लोगों ने वेरिएट से समझा, हम लोगों ने इसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कवर किया। अब आगे के वीडियो में हम लोग फर्दर के सेक्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।